हाय एंड वेलकम टू लुमिनाइस फाउंडेशन। आज डेट है 29 मई 2025। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम कुछ अच्छे एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने दो न्यूज़पेपर से निकाले हैं। एक निकाला है मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से और दूसरा निकाले हैं अपने इंडियन एक्सप्रेस से, जो रेगुलर वाले न्यूज़पेपर में हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से एक पर्टिकुलर आर्टिकल मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाला है जो बहुत अच्छा लगा मुझे। आर्टिकल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वेदर इंडिया नीड्स यूपीएससी 2.0। तो यहाँ पे हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देन विल मूव ऑन टू इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को जो फंडिंग दी जाती है इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू, क्या वो कितनी सही है, कितना गलत और कितना अच्छा है। देन तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है एफडीआई का। एफडीआई से रिलेटेड अभी एक नया डाटा आया था, उस डाटा से रिलेटेड एक पूरा एनालिसिस छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा। और फिर ब्रेक फ्रॉम द ग्राइंड, ये एक चौथा आर्टिकल है जहाँ पे आईआईटी दिल्ली के नए करिकुलम अप्रोच को एनालाइज किया गया है, जो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट ऑन, मैं जस्ट आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि 10 जून 2025 से हमारा यूपीएससी का फुल फाउंडेशन कोर्स, जीएस कोर्स जो है ये स्टार्ट होने वाला है। अगर आप जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की, और उसके साथ साथ में इसको 1 ईयर में पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना चाहते हैं विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड विथ 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप अंडर मी इटसेल्फ, तो आप मुझे इस नंबर पे इंक्वायर कर सकते हैं या रजिस्टर करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में मैंने सिर्फ 50 सीट्स ही रखी हैं, बिकॉज पर्सनल मेंटरशिप डे टू डे बेसिस पर प्रोवाइड करना वो 50 to 60 स्टूडेंट्स के लिए ही मेरे लिए पॉसिबल होता है। तो ये कोर्स के लिए ध्यान से आप सोचिएगा, दिस कोर्स हैज बीन डिजाइंड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ये आपको बहुत कम प्राइस रखी गई है ताकि किसी के ऊपर भी किसी भी टाइप का फाइनेंशियल बर्डन ना बने। वी आर टोटली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डेवलपिंग और प्रोवाइडिंग और बेसिकली exerting any kind of financial pressure on any family। तो उस चीज को ध्यान में रख के ही पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। बट द मोस्ट बिगेस्ट थिंग which matters to us is your selection। आपकी सिलेक्शन हो, आप लाइफ में कुछ अच्छा सक्सीड करें, कुछ अच्छा अचीव करें। ये कोर्स उन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही डिजाइन प्रॉपरली किया गया है। तो अब यहाँ पे आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में दुबूरी सुब्बा राव जी, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। दुबूरी सुब्बा राव जी जो है ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं और एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि क्या इंडिया को अब यूपीएससी 2.0 की नीड है। तो इनका ये कहना है कि जैसे अभी आपको पता है यूपीएससी 2024 के रिजल्ट आए थे, तो उस रिजल्ट में कई सारे लोग सिलेक्ट हुए, और जो सिलेक्ट हुए उनमें से बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे थे। सुब्बाराव जी का कहना है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर है, मतलब एक बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ लोग हैं जिन्होंने इस साल अपने अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करे, पूरे 10 8 से 6 से 10 साल एग्जॉस्ट करे, खत्म करे, खराब करे एक तरीके से, बिकॉज दे कुडंट अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कट आउट फॉर द एग्जाम। तो इनका ये कहना है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूपीएससी एग्जाम देने का, ये थोड़ा सा हमको ट्वीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी यूथ की एनर्जी और प्रोडक्टिव ईयर्स को वेस्ट कर रहा है। बच्चे जो होते हैं प्रिपरेशन में एंटर तो करते हैं, लेकिन एंटर करने के बाद टाइमली मैनर में एग्जिट नहीं करते। एग्जिट क्यों नहीं करते? उन्होंने उसके लिए एक बहुत अच्छा सा पॉइंट दिया है यहाँ पे, दैट इज संक कॉस्ट फेलेसी। ये फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है। संक कॉस्ट फेलेसी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को एक कंसिडरेबल टाइम दे देते हैं तो आप उसको छोड़ने में हिचकते हैं। रीजन नहीं, आपको ये लगता है कि हमने इतना टाइम दिया है, इतनी एनर्जी दी है, तो थोड़ा सा और एनर्जी अटेम्प्ट देंगे तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस होप में या एक मेंटेलिटी में बच्चे कई साल अपने एग्जाम के इस एग्जाम में साइकिल में उजार देते हैं। तो सुब्बाराव जी का कहना है कि जब वो एग्जाम देते थे 1970s में, उन्होंने एग्जाम दी थी, तब 2 से 3 अटेम्प्ट ही अलाउ होते थे और 24 की एज तक ही अलाउ होता था। तो उस केस में वहां पे वो और उनके जो मोस्ट ऑफ द बैचमेट्स थे वो यंग एज से भी बिलोंग करते थे, और उनके 1 या 2 अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हुआ था। तो उससे उनके जिन लोगों का नहीं क्लियर हुआ था वो आगे मूव ऑन कर जाते थे और अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव ईयर्स का बहुत अच्छे से और अच्छे से यूज करने की कोशिश करते थे। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे इसको एज रेंज को 21 से 32 ईयर्स कर दिया। जैसे अभी जनरल कैटेगरी के लिए द लास्ट एज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 32 ईयर्स। तो उस केस में सुब्बाराव जी का कहना है कि दिस इज बेसिकली हर्टिंग आवर यूथ। हमको अब एक नए सिस्टम की जरूरत है जहां पे हमको यूपीएससी के जो एग्जाम है वो 2 टीयर कर देना चाहिए। 2 टीयर का मतलब क्या है? यहाँ पे हमको ये करना चाहिए कि पहली बार कोई बच्चा 21 से 25 के बीच में एग्जाम दे सकता है और मेरिट के बेस पर उसको क्लियर कर सकता है। सुब्बाराव जी का कहना है कि ये जो करंट एग्जाम सिस्टम है, ये एग्जाम सिस्टम मेरिट कहाँ जज कर रहा है? ये तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ हु आर गेटिंग सेलेक्टेड आर
इन द एग्जाम प्रोसेस फॉर ईयर्स, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 7 ईयर्स। ये तो एग्जाम की टेक्निक की मास्टरी हो गई है उनकी, मेरिट का तो क्वेश्चन ही नहीं आया। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम की जो मास्टरी हो गई है टेक्निक की, मैच्योर पर्सन्स की, जो बहुत साल इस प्रोसेस में गुजार देता है, उनके सिलेक्शन की प्रोसेस बन गई है, रेदर देन जजिंग पीपल हु हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो उनका कहना है कि ये बात सही है कि कुछ लोग रूरल बैकग्राउंड या पुअर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के कारण फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका सोल्यूशन ये निकालो कि बच्चों को 6 से 8 अटेम्प्ट आप एग्जाम में बैठने दो। तो उनका क्या सोल्यूशन प्रपोज है? उनका प्रपोज्ड सोल्यूशन है कि आप पहले तो सिविल सर्विस एग्जाम को 2 टियर कर दीजिए। 2 टियर मतलब एक बच्चा पहले तो 21 से 25 की एज में एग्जाम दे सकता है, अगर वो उसमें क्लियर कर जाता है तो वेल एंड गुड। अगर वो उसमें नहीं कर पाता है तो वो अपनी किसी प्रोडक्टिव लाइफ की एस्पेक्ट में आगे बढ़ेगा, किसी ऑक्यूपेशन में, ट्रेड में, जॉब में, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेगा। जब वो उसमें आगे बढ़ेगा तो उसको एक ऑप्शन आपको देना चाहिए, मतलब 40 टू 42 ईयर्स के एज रेंज में आपको दोबारा से इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी 10 से 15 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके लिए आप दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करिए। और इसमें वो लोग भी बैठ सकते हैं जो पहली बार में क्लियर नहीं कर पाए थे, तो इनको यहाँ पे एक सेकंड चांस मिलेगा। तो इससे दो एडवांटेज होंगे, एक तो अगर ये वाकई में सिविल सर्विस में आना चाहते हैं तो इनको एक दोबारा मौका मिलेगा, और दूसरी चीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बैलेंस होगी। बैलेंस क्यों होगी? क्योंकि अगर आप सिर्फ एग्जाम में 21 से 25 ईयर्स वाले बच्चों को लेते हो तो इसमें एक्सपीरियंस का लैक हो सकता है। ये सारे बच्चे वो होते हैं जनरली जो कॉलेज से फ्रेश निकल के आते हैं, इनको रियल लाइफ ग्राउंड सिचुएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उस केस में अगर आप सेकेंड स्टेज का एक एंट्री एग्जाम रखोगे 40 टू 45 ईयर्स के एज ब्रैकेट में, तो यहाँ पे ये ऐसे लोगों को आने में एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करेगा जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल का, एंड विच कैन पोटेंशियली यूज देयर एक्सपीरियंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। So this was a very good proposal or solution which has been suggested by Duburi Subba Rao जी, जो चाहते हैं कि बच्चे अपने जो सबसे enjoying youthful energetic years हैं वो पूरा ये 10 साल के फेज के एग्जाम में ना निकाल दें। आपका इस पे क्या सोचना है, क्या प्रपोजल या सोल्यूशन है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर व्यूज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पे। यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है सौम्या कांति घोष जी ने। ये कौन है? ये 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं और एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, विच इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड बैकग्राउंड। तो यहाँ पे इनका क्या कहना है, इनका ये क्वेश्चन है, उन्होंने बेसिकली मल्टीलेटरल एजेंसीज जो होती हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चंस उठाए हैं। क्वेश्चंस क्या उठाए हैं? इन्होंने ये बोला है कि इन एजेंसीज को अब क्वेश्चन करना चाहिए, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या ये जो डिसीजन लेती हैं जिसमें ऐसी कंट्रीज जो कोऑपरेटिव नहीं है, जो अच्छा इकोनॉमिकली काम नहीं कर रही है, और काम ठीक है काम नहीं कर रही हो, बट मोर देन दैट इट इज टेकिंग स्टेप्स और यूटिलाइजिंग मनी इन द वे विच इज नॉट गुड फॉर द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस चीज में ये क्या अपना जो डिसीजन ले रहे हैं इन टाइप के एक्टिविटीज को, जैसे पाकिस्तान को फंड करने का, क्या ये सही है कि नहीं, इन चीजों को लेके अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे अब इसमें बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि वर्ल्ड बैंक ने ऐसा रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि वो पाकिस्तान को जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था $20 बिलियन का एड देने का नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, वो उसको अपना ऑनर करेंगे, उस कमिटमेंट को फुलफिल करेंगे। ये स्टेटमेंट कब आया है? आईएमएफ के स्टेटमेंट के बाद, जहां पे आईएमएफ ने इस्लामाबाद को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल एड और पैकेज देने का डिक्लेरेशन या अलाउंस किया था, ऐसा कह के कि पाकिस्तान की अभी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है। तो अब ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब अब ये जो दोनों के डिसीजंस या जो डिक्लेरेशन है, बड़े क्वेश्चनेबल डिक्लेरेशन है। ये जो दो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोला जाता है क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बने थे 1940s में। तो इनका जो हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये बड़ा क्वेश्चनेबल रहा है। जैसे अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करें तो हमारे नेबर जो पाकिस्तान है, उनकी करंट बोरोइंग, मतलब आईएमएफ से जो टोटल अभी तक बोरो कर चुके हैं ये, दैट इज $8.5 बिलियन, और इसका जो $8.5 बिलियन का अराउंड 35% है, ये अभी अभी आया है। दिस इज मोर देन व्हाट पाकिस्तान हैज कंट्रीब्यूटेड टू आईएमएफ इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो यहाँ पे ये एक सस्पिशन अराइज करता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ये जो वर्ल्ड बैंक से मनी ले रहा है डेवलपमेंटल एड के नाम पे, उसी पैसे से आईएमएफ को रीपे कर रहा है। जैसे आईएमएफ जब किसी को लोन देता है तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि आईएमएफ ये चाहता है कि आप अपने
ऐसे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करो जिससे आपकी इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी हो। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है कि वो अपने डेब्ट को रीपे करने की कोशिश भी कर रहा हो या ऐसे स्टेप्स ले रहा हो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक करे और पाकिस्तान को डेब्ट रीपे करने में हेल्प करे आईएमएफ का। इनफैक्ट इट इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ साइक्लिंग ऑफ मनी, जिसमें वो आईएमएफ से लोन लेता है, देन उसको खर्च करता है और खर्च भी सही जगह नहीं करता, टेरर फाइनेंसिंग के लिए करता है, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक से डेवलपमेंटल एड लेता है और उसी डेवलपमेंटल एड से आईएमएफ को जो है रीपे कर देता है। बट उससे भी सीरियस क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मनी की रिसाइकलिंग हो रही है और टेररिज्म के पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, क्या इसकी स्ट्रिक्ट रिगोरस स्क्रूटनी हो रही है? क्या इसको ये चेक किया जा रहा है कि ये जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या कोई भी एजेंसी क्या किसी भी तरीके से ये चेक करने की कोशिश कर रही है कि वो मनी का सही तरीके से यूज हो रहा है, जिस पर्पस के लिए दिया गया है उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं? दिस इज अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग, और ये क्वेश्चनेबल थिंग जो है ये ट्रांसपेरेंसी को प्रिवेंट करता है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो proper mechanism which has been set up which can help us confirm कि पाकिस्तान उस मनी को सही जगह पे यूज कर रहा है। जैसे पाकिस्तान का जो ऑफिशियल गवर्नमेंट फंड है जिसका नाम है पाकिस्तान एफसीएफ, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है, इस फंड से गवर्नमेंट मनी निकाल सकती है और उसको कहीं भी यूज कर सकती है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है इस पे कोई वोट नहीं डाल सकती, वो सिर्फ डिस्कस कर सकती है, और वो डिस्कशन भी पूरा करे या नहीं करे जरूरी नहीं है। ये हमारे इंडिया की सिचुएशन से टोटली अलग है। जैसे इंडिया का जो ऑफिशियल फंड है गवर्नमेंट का, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं भी 1 रुपए भी निकालना हो तो उसके लिए इट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट। उसके लिए पैसे निकालने के लिए पहले पार्लियामेंट से वोटिंग करानी होती है, पार्लियामेंट में डिस्कस करना होता है, एंड पार्लियामेंट कैन इवन क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट फॉर व्हाट पर्पस यू आर ट्राइंग टू यूज द मनी। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये सिचुएशन एकदम ग्रिम है। वहां पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट इज नॉट मैंडेटरली कंपाइल्ड टू बेसिकली या ऑब्लाइज्ड टू आस्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वेयर इट इज यूजिंग द मनी। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये पाकिस्तान को अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो अपने पैसे को कहीं से भी कैसे भी यूज कर पाए। और ये जो पाकिस्तान में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ये बेसिकली क्वेश्चन उठाता है कि फंड का एंड यूजेज, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एंड यूज कहाँ पे हो रहा है। ये इशू ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के भी बियॉन्ड जाता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 लास्ट ईयर जो था, इसमें पाकिस्तान ने डिफेंस की स्पेंडिंग के लिए $10 बिलियन अलग से रखे थे। ये उस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ जिस कंट्री का फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेटस ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। जैसे पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की 2018 में $1653 थी, ये 2023 में गिर के $1459 हो गई। तो पाकिस्तान के जो पर कैपिटा इनकम है उसमें तो फॉल देखने के लिए मिला है, और ये पाकिस्तान के अकॉर्डिंग नहीं, इनफैक्ट दिस इज व्हाई द डाटा ऑफ आईएमएफ इटसेल्फ। लेकिन पाकिस्तान की पर कैपिटा डिफेंस स्पेंडिंग जो है ये $41 है, विच इज वेरी हाई। जैसे इंडिया से ही बात करें तो इंडिया $60 करता है, जिस जब टोटल $86 बिलियन का हमारा डिफेंस स्पेंडिंग है, जिसमें पर कैपिटा $60 हम खर्च करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करो तो इट इज जस्ट नियर टू क्लोज टू इंडिया, जबकि इकोनॉमिक वाइज पाकिस्तान इकोनॉमी इज 10 टाइम्स लोअर देन द इंडियन इकोनॉमी। 10 टाइम्स से बहुत ज्यादा कम है। तो उस केस में पाकिस्तान, जिसके पास अपनी कंट्री की जीडीपी को ग्रो करने के लिए पैसे नहीं है, वो डिफेंस के लिए इतना हाई अमाउंट स्पेंड कर रहा है, तो ये मनी कहाँ से आ रही है? दिस इज अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। और ये जो विड्रॉल है एक्सेस फंड का डिफेंस के लिए, पाकिस्तान जो डिफेंस के लिए एक्सेस फंड का विड्रॉल कर रहा है, इसको ये कुछ वर्दी कॉज के नाम पे करता है। ये ऑफिशियली करता भी नहीं है, ये बताता भी नहीं है कि हम डिफेंस पे इसको स्पेंड कर रहे हैं। कंट्री की डिफेंस स्पेंडिंग पाकिस्तान की ये 3.5% ऑफ कंट्रीज जीडीपी है, विच इज ऑफिशियल एस्टिमेट, विच इज वेरी वेरी लोअर देन व्हाट पाकिस्तान डू इन रियलिटी। और यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशन है जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत क्वेश्चन में आती है, दैट इज एफएटीएफ। तो एफएटीएफ जो है ये एक एजेंसी है जिसका मेन काम है कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डालना। अगर कोई कंट्री स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री जो टेरर फाइनेंसिंग करती है, वो टेरर फाइनेंसिंग के रिगार्ड में कोई मनी का मिसयूज या डाइवर्जन कर रही है, तो वो डाइवर्जन के केस में एफएटीएफ उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डालता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में
FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर रखा हुआ है ये बोल के कि पाकिस्तान ने हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट किया है कि वो अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रॉपरली करेंगे इस तरीके से कि मनी का कोई भी मिसयूज ना हो। दिस इज डिस्पाइट द वार्निंग फ्रॉम इंडिया, जहां पे इंडिया ने रिसेंटली बार बार ये FATF को कॉशन करा है कि वर्ल्ड को जो है ये कोशिश करना चाहिए कि क्रेडिबल, वेरीफाइबल और इरिवर्सिबल एक्शन जो है टेररिज्म के अगेंस्ट में पाकिस्तान को लेने के लिए बोले। मतलब ऐसा एक्शन ले पाकिस्तान जो क्रेडिबल भी हो, प्रूवन भी हो, वेरीफाइबल भी हो और इरिवर्सिबल भी हो। बार बार उसको टेरर फाइनेंसिंग की तरफ वो ना जाए, ये चीज वहां पे इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान को कई बार उन्होंने वार्न किया है। तो यहाँ पे दो इश्यूज हैं। ये ऑथर जो है, ऑथर का कहना है सौम्य कांति घोष जी का, कि यहाँ पे दो इशू हैं जो हमको एड्रेस करने की जरूरत है। पहला, डेमोक्रेटिक नेशंस जो है जैसे कि US, इंग्लैंड, UK, देन फ्रांस, जर्मनी, इन सबको ये इंश्योर करने की जरूरत है कि ये ऐसा देश जो न्यूक्लियर स्टेट बन गया, ये प्लेज करके कि हम घास की बनी हुई रोटियां खा लेंगे। जो जो फंड डाइवर्ट करके उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने फंड लिए थे खाने के लिए और फिर उसके बाद उसको न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट करने के लिए यूज कर दिया, चीटिंग करने के लिए, मतलब न्यूक्लियर वेपन चुराने खरीदने के लिए उन्होंने यूज कर लिया। तो अपना ये जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनको अब ये मॉरल जो डिलेमा है निकालने की, हटाने की जरूरत है कि ऐसे देश को सपोर्ट करने की या एड देते रहने की जरूरत बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये जो इकोनॉमिक टेररिज्म अनरेस्ट्रिक्टेड बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, इसको कंट्रोल करने की एक बहुत ग्रेव कंसर्न का मैटर है। और जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मल्टीलेटरल एजेंसीज, इनको अब ये टाइम आ गया है कि वो ऐसा स्टेप लें कि वो इस चीज को इंश्योर करे कि इकोनॉमिक टेररिज्म किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री में फले फूले। So this completes our article related to question over multilateral institution. So अब यहाँ पे पहला आर्टिकल जो आता है डिस्कशन के लिए, दैट इज अ वेरी गुड आर्टिकल, दैट इज रिलेटेड टू FDI। तो यहाँ पे एक नया डाटा आया है जो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन उठाता है कि क्या इंडिया अभी भी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो 2024-25 का एक डाटा रिलीज हुआ है। ये डाटा ये बोलता है कि इंडिया में जो ग्रॉस FDI है वो 2024 इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर में $81 बिलियन था। लेकिन यहाँ पे जो चीज मिस होती है देखना वो ये है कि नेट FDI जो है, नेट FDI यहाँ पे फॉल हो गया है $10 बिलियन से $353 मिलियन। नेट FDI क्या होता है? जैसे हमारी इंडिया है तो हमारी इंडिया में एक FDI आया और हमारी इंडिया की कुछ कंपनीज भी बाहर जाके इन्वेस्ट करती हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, हमारी कंट्री में जो FDI आया और यहाँ से जो बाहर गया, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है नेट FDI। तो अभी तक जो हमारा नेट FDI था वो $10 बिलियन था पिछले साल। तो पिछले साल $10 बिलियन था, मतलब ओवरऑल हमारे यहाँ $10 बिलियन ज्यादा मनी आई थी देन व्हाट बेसिकली गॉन आउट। लेकिन इस साल ये डेफिसिट जो है या नेट FDI जो है ये गिर के $353 मिलियन आ गया है। तो इसमें जो कोलैप्स हमको देखने के लिए मिला है नेट FDI में, ये दो रीजन से हुआ है। पहला तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारी कंट्री से पैसे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको बाहर ले जा रहे हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी जो इंडियन फर्म्स हैं ये बाहर दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो है हमारी दोनों डोमेस्टिक और फॉरेन फर्म्स हैं, इनको इंडिया के बाहर कुछ अच्छी ज्यूरिसडिक्शन मिल रही है इन्वेस्ट करने के लिए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, क्या दूसरी कंट्रीज ज्यादा फेवरेबल रिस्क रिटर्न रेशियो दे रही है, मतलब जो रिस्क है उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिटर्न क्या दूसरी कंट्रीज में दिखने के लिए मिल रहा है। इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस ट्रेंड। तो उनका ये मानना है कि जो इंडियन फर्म्स जो है वो ऐसे टाइम पे बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं जब ग्लोबल कंडीशंस बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। अनसर्टेन है इन द सेंस कि कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इशू है, बिजनेस बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रही, डिमांड उतनी है कि नहीं। जैसे यूरोपियन मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स रिसेशन की तरफ देख रहे हैं फ्रीक्वेंटली नाउअडेज। यू कीप सीइंग द न्यूज ऑफ layoffs happening, mass layoffs happening in big companies like Meta, गूगल, एप्पल, इन कंपनीज में। तो उस केस में ऐसी कंडीशंस में हमारी फर्म्स बाहर क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं, ये बड़ा ही सीरियस सा क्वेश्चन है। RBI की बात करें तो RBI का तो कहना है कि उनके मंथली बुलेटिन में कि बैंक का ये कहना है कि जो FDI में हमको नेट आउटवर्ड FDI देखने के लिए मिल रहा है, या मतलब
सॉरी, यहाँ पे एक राइज इन नेट आउटवर्ड एफडीआई जो देखने के लिए मिल रहा है और रीपेट्रिएशन एफडीआई देखने के लिए मिल रहा है। दिस अ वेरी गुड टर्म। ये प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है इस टाइप की टर्म, तो आप याद रखिएगा। रीपेट्रिएशन एफडीआई का मतलब होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया था उससे जो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट को वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो दूसरी कंट्रीज में ले जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रीपेट्रिएशन एफडीआई बढ़ रहा है, आरबीआई का कहना है ये घबराहट या वरी का कॉज नहीं है, ये एक मैच्योर मार्केट का साइन होता है जहां पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर स्मूथली एंटर या एग्जिट कर सकता है। लेकिन कुछ एजेंसीज का ये मानना है कि ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो आसियान सिक्स है, मतलब आसियान की जो सबसे साउथ ईस्ट एशियन कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत डेवलप हो रही है फास्ट रेट पे, वहां पे इन्वेस्टमेंट या एफडीआई जो है ये बढ़ रहा है। तो ये शो करता है कि इन्वेस्टर्स जो है उनको साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रही है एज कम्पेयर टू इंडिया, और इंडिया जो है उस मामले में पिछड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये सोचने की हमको बहुत डीपली जरूरत है, पर्टिकुलरली उन कंडीशंस में जब डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने बहुत हाई टैरिफ लगाए हुए हैं या टैरिफ का वॉर कर रहे हैं, और साथ साथ में यूएस और ईयू में जो है वो इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट के मार्केट जो है वो काफी ज्यादा अप डाउन यहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद आता है ब्रेक फ्रॉम द ग्राइंड। आईआईटी दिल्ली ने अभी एक रिसेंटली न्यू करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वो स्टूडेंट फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं। तो इन्होंने अपने पूरे अंडर ग्रेजुएट करिकुलम जो है इसको उन्होंने रिवैम्प कर दिया है। रिवैम्प करने में उन्होंने स्टूडेंट पे जो जितने भी करिकुलम में जो बर्डनसम चीजें थी उसको उन्होंने रिड्यूस करने की बात करी है। जैसे उन्होंने क्रेडिट लोड का प्रेशर कम करने की बात करी है, स्मॉलर क्लास साइज इंट्रोड्यूस करने की बात करी है, इंटर डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबिलिटी एम्बेड करने की बात करी है कि बच्चे मल्टीपल डिसिप्लिन की लर्निंग्स कर पाए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ये चीजें इंट्रोड्यूस करी है। तो रिवाइज करिकुलम जो उन्होंने निकाला है दिल्ली आईआईटी दिल्ली ने, उसमें क्या क्या आता है? पहला, बच्चों को अब रोट लर्निंग से ज्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे एम्फोसाइज किया जाएगा। उसके साथ साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज को उनको कम थोड़ा सा प्रेशर डाला जाएगा उस पर। दूसरा, क्लासरूम साइजेस जो है इनको ये स्मॉल किया जाएगा थोड़ा, पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर में जहाँ पे बच्चों के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर और बर्डन सा होता है। तीसरा, ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज को ऑफर करेंगे आप, स्पेशली आफ्टर 1 ईयर के बाद ये ब्रांचेस चेंज करने का ऑप्शन भी देंगे बेस्ड ऑन मेरिट। तो अगर कोई बच्चा, उसको लगता है फर्स्ट ईयर में कि उसने गलत ब्रांच ले लिया और वो सेकंड ईयर में ब्रांच स्विच करना चाहता है, अगर उसकी मेरिट अच्छी है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो फिर उसको ब्रांच चेंज करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ सस्टेनेबिलिटी मॉड्यूल भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं करिकुलम में, जो स्टूडेंट्स को ये सिखाएंगे कि कैसे सिर्फ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखना है, आपको एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी वहां पे चेक करना है कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज आप ना करें जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ना हो। इसके साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, जैसे एआई और मशीन लर्निंग का भी अब करिकुलम में और डीपली इनकॉर्पोरेशन किया गया है, जो आने वाले स्टूडेंट्स को जो न्यू एज स्किल्स या जॉब्स हैं उसमें प्रोफिशिएंट होने में हेल्प करे। ये इतने सारे चेंजेस क्यों करे हैं? क्योंकि 2023-2024 में 6 आई स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली के, उन्होंने सुसाइड किया था, जो एक नेशनल पैटर्न बनाते हैं। ये मैं टीयर 1 कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सबसे जो क्रीम बच्चे हैं एग्जाम के थ्रू, जेई एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होके जाते हैं। तो अगर हम इतने बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट में ऐसी चीजें अलाउ होने देंगे, इतना प्रेशरस एनवायरनमेंट बना के रखेंगे, तो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस जो है उनकी कंडीशन वहाँ पे और ज्यादा खराब देखने को मिल सकती है, वहाँ पे और ज्यादा स्पिल ओवर मिलेगा। आईआईटी दिल्ली ने लास्ट ईयर एक इंटरनल कमेटी भी सेट करी थी, जिस कमेटी ने काफी सारे स्ट्रक्चरल फीचर्स से बहुत सारे फीचर्स या रीजंस बताए थे कि व्हाई स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर सुसाइड और डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट गुड फॉर देम। तो उन्होंने बताया था कि एक तो बच्चों को पोस्ट कोचिंग फिटीग हो जाता है, बच्चे 3 साल जेईई की तैयारी करते हैं 11th-12th के साथ, स्कूल के साथ, तो ये बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाता है और फिर कॉलेज में आके वही चीज रिपीटेटिव हो जाती है उनके लिए। दूसरा, अनफॉरगिविंग ग्रेडिंग सिस्टम होता है। हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करके और फिर उसके बाद फेल कर देता है अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो ये बच्चे के माइंड पे, साइकोलॉजी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तीसरा, जेंडर और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी आईआईटी दिल्ली और बड़े इंस्टीट्यूट या इन जनरल इंस्टीट्यूट्स में बना हुआ है।
जो बच्चों के ऊपर एक सोशल टाइप का प्रेशर डालता है, एक अलग टाइप का स्टिग्मा उनको क्रिएट करता है। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हार्ड होता है, उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जिनकी फैमिली में कोई एकेडमिक बैकग्राउंड से नहीं रहा है। ये अपनी जनरेशन में, अपने फैमिली में, खानदान में पहली बार कोई है जो आईआईटी में आए हैं, या मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, जो कंपैरेटिवली थोड़ा-सा वीक होते हैं। तो आईआईटीज़ ये मिथ को खत्म करना चाहता है कि एजुकेशन, लर्निंग और स्टूडेंट लर्निंग इज द सोल वे टू पाथ टू एक्सीलेंस। अब ये ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करना चाहता है बच्चों को। जैसे आईआईटी मद्रास ने आज से 2 से 3 साल पहले स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्टार्ट करी थी। उसके बेसिस पे आईआईटी में एडमिशन देना स्टार्ट किया था। सिमिलरली उन्होंने एक वुमेन के लिए सुपर न्यूमररी कोटा भी स्टार्ट किया है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में, जहाँ पे वुमेन जो है उनका साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है आईआईटीज में जो है प्रमोशन हो, मतलब उनके नंबर्स बढ़े। तो वुमेन का साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वहाँ पे नंबर बढ़ेगा। तो आईआईटी दिल्ली का जो करिकुलम रिफॉर्म है, ये भी उसी डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा स्टेप है, एंड होपफुली आने वाले टाइम में इट शुड स्टार्ट प्रोवाइडिंग अस वेरी गुड रिजल्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। सो दिस कंप्लीट्स अवर मेजर एडिटोरियल्स ऑफ द डे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Editorial is something which is very hard for many students and many people, which I have personally seen and I personally know. तो hopefully ये उनको कुछ हेल्प करेगा अगर आप उनसे शेयर करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी तरफ से जो भी कंटेंट की रेगुलर पीडीएफ है वो डाली जाती है। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।